So hello everyone. So now we'll be starting with our course, our syllabus, and till now I expect you are having a certain analysis of this subject. You know something about this subject. What I wanted you to know, मैं चाहता था कि आप एक बार चैप्टर या टॉपिक या फिर अपने कोर्स को स्टार्ट करने से पहले इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ जाने. ठीक है, तो वो अभी तक की जो आपने क्लासेस अटेंड करी हैं फ्रॉम मंडे एंड दोज हु हैव ज्वाइंड आफ्टर मंडे, उनको भी मैंने वो वीडियोस पहले की भेज दी है. तो आप उन सब वीडियोस को अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. एंड ऑब्वियसली द डिस्कशन विच वी आर हैविंग इन द ग्रुप. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट बुक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, यू विल बी हैविंग टू बुक्स. आपकी दो बुक हैं कोर्स में. फर्स्ट बुक इज़ इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड बुक इज़ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स. दो बुक हैं आपकी. पहली है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स. और ये बात मैंने पहले भी आपसे बोली है, दोबारा बोल रहा हूँ कि आपको अभी कोई पब्लिशर की बुक नहीं खरीदनी. मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा, सारे टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा, मैं लिखवाऊँगा. अभी क्योंकि आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो इसलिए मैं इतनी डिटेल में आपको लिखवा नहीं पा रहा. ठीक है, तो अभी हम वो चीज़ें करेंगे जिसका डिस्कशन, जिसका एक्सप्लेनेशन जितनी मेरी वीडियो में कवर होता है उतने से आप लिख पाएंगे. ठीक है, उसके बाद सब चीज़ मैं लिखवाऊँगा, प्रॉपर नोट्स मैं बनवाऊँगा. और मैंने जितना आप लोगों ने मेरे को होमवर्क भेजा उसमें देखा कि मोस्ट ऑफ यू आर वेरी गुड. यू हैव रिटन एक्सप्लेनेशन पोर्शन ऑल्सो वेरी गुड. यू हैव रिप्रेजेंटेड ऑल्सो इन अ वेरी गुड मैनर. अच्छा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी थोड़ा सा अनटाइडी वर्क कर रहे हैं. और मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूँ कि दिस सब्जेक्ट इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन. इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंटेशन. जब तक इसमें प्रेजेंटेशन अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से और नीटली नहीं होती, तब तक इस सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं. तो सबसे पहले आपको अपना एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ध्यान रखना है, फिर आपके प्रेजेंटेशन पार्ट पे ध्यान रखना है. प्रेजेंटेशन जब भी अंडरलाइन करें, ओनली विद पेंसिल. You have to underline only with pencil. You can use black pen also for presentation, but primarily pencil. Use only gel pens to write and write in points. Don't write in a big paragraph. पैराग्राफ में हम नहीं करते, उसको और डिस्क्राइब अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम पॉइंट्स बनाते हैं. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक. तो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स we'll be starting first chapter. तो I'm telling you there are 4 units in micro economics. 4 यूनिट है. फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है. फर्स्ट चैप्टर भी है, फर्स्ट यूनिट भी है. इसके बाद सेकेंड यूनिट है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड डिमांड. सेकेंड यूनिट में कंज्यूमर्स बिहेवियर के बारे में हम पढ़ेंगे, डिमांड के बारे में पढ़ेंगे. थर्ड यूनिट इज़ थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई. थर्ड यूनिट में हम प्रोड्यूसर्स बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर्स होंगे, और सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे. फिर इन द फोर्थ यूनिट विल बी स्टडिंग फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन. ठीक है, फोर्थ यूनिट में हम एक्सचेंज फंक्शन पढ़ेंगे, जिसमें अलग अलग मार्केट, उनके फॉर्म्स, उनके फीचर्स और कैसे प्राइस डिटरमाइन होती है मार्केट में. ये तो ये अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स है. ठीक है, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, देयर आर 4 इकोनॉमिक फंक्शंस: प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि इन चारों फंक्शन का मतलब क्या है और इन चारों फंक्शन का इकोनॉमिक्स में यूज़ क्या है. इन चारों फंक्शंस पे हमारी यूनिट बेस्ड है. सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक एंड एज वी विल मूव अहेड, हम टॉपिक्स को आराम से धीरे धीरे छोटा छोटा करके समझेंगे और धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि आपको सारी चीज़ें, सारे फंक्शन, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, सब्जेक्ट मैटर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो इस बुक का मतलब है, जो इस बुक में हम पढ़ेंगे, एज वेल एज हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो मैं आपको बता दूं कि आपके +2 तक के सिलेबस में 4 प्रिंसिपल कंपोनेंट हैं एनालिसिस है इकोनॉमिक्स की. एक है माइक्रो एनालिसिस, एक है मैक्रो एनालिसिस, एक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक है स्टैटिस्टिक्स. अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन इन 11th स्टैंडर्ड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टैटिस्टिक्स था, और 12th स्टैंडर्ड में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स था. बट वॉट CBSE हैज़ डन फ्रॉम लास्ट 2 years, उनने 11th के कोर्स में स्टैटिस्टिक्स के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स रख दी और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को 12th में डाल दिया मैक्रो के साथ. ओके, तो इस वजह से इनका ये जो जोड़ी थी इनका वो टूट गया है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में समझेंगे, दोनों का मतलब क्लियर करेंगे. सो माइक्रो, एज द नेम सजेस्ट, it means something small. This is derived from a Latin word macro, Latin word micros, MIKROS.
एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज स्मॉल और सिंगल, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड macros, MAKROS, and it means large, big या complete. ओके, सो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम किसी एक स्मॉल यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, एक स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं जो कि इकोनॉमिक्स को हमको स्टडी करवाएगा। दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के वर्ड से समझ में आ रहा है मैक्रो, लार्ज, कुछ बड़ा, ठीक है, कुछ बड़ा एग्रीगेट, कुछ बड़ी यूनिट जिससे हम इकोनॉमिक्स को समझेंगे। तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या? स्टडी ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इंडिविजुअल स्मॉल यूनिट, ठीक है। तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या? ये इकोनॉमी की वो स्टडी है जो कि एक इंडिविजुअल यूनिट के ज़रिए से होती है। एक इंडिविजुअल यूनिट इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करती है, एक इंडिविजुअल यूनिट की इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है, एक इंडिविजुअल यूनिट कैसे इकोनॉमी को अफेक्ट करती है और कैसे इकोनॉमिक डिसीजंस को डिटरमाइन करती है, वो पढ़ा जाता है माइक्रो में। So now I have written the meaning of microeconomics also. Study of economics as a whole single unit. जब पूरी की पूरी इकोनॉमी को ही एक यूनिट मान के उसकी स्टडी की जाती है, उसके बारे में समझा जाता है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझा जाता है, उसकी प्रॉब्लम्स को डिटरमाइन करके सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, तो उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको बड़ा ईजी हो जाएगा। लाइक सपोज यू गॉट टू सी वन बिग एलिफेंट, ठीक है, यू आर हैविंग अ लुक एट अ बिग एलिफेंट, इट इज़ अ वेरी बिग एलिफेंट, ठीक है। सो देयर वर टू चिल्ड्रन, राम एंड श्याम, एंड हाउ दे एनालाइज दैट एलिफेंट, उनने उस एलिफेंट को किस तरीके से एनालाइज किया, वो इन दोनों का मीनिंग क्लियर करेगा। राम सेड व्हाट? राम सेड कि ये एलिफेंट की टस्क बहुत लार्ज है, ये एलिफेंट की टेल बड़ी सुंदर है, इस एलिफेंट के ईयर्स बहुत लार्ज हैं, इस एलिफेंट के ट्रंक बहुत लार्ज है, इस एलिफेंट के लेग्स बहुत वाइड है, स्ट्रॉन्ग है। तो राम ने क्या किया? राम ने पूरे हाथी के बजाय उस हाथी की एक एक यूनिट को उठा के देखा, उसके टस्क देखे, टीथ, उसकी ट्रंक देखी, उसके ईयर्स देखे, उसकी टेल देखी, उसके लेग्स देखी। कहने का मतलब उसने पूरे के पूरे हाथी पे कमेंट करने के बजाय उसकी यूनिट के ऊपर कमेंट किया और उसकी यूनिट का इम्पैक्ट बताया। उसने बोला यार ये हाथी अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके कान बहुत बड़े और बहुत चौड़े हैं, इसकी ट्रंक बहुत अच्छी है, बहुत लंबी है, इसके टस्क बहुत सुंदर हैं, इसके लेग बहुत बड़े और चौड़े हैं, जिसकी वजह से हाथी बहुत अच्छा लगा। दूसरी तरफ श्याम ने क्या बोला? श्याम सेड कि यार दिस एलिफेंट इज़ वेरी लार्ज, this elephant is very large, very strong, it is green color। तो श्याम ने क्या किया? श्याम ने उसकी एक एक यूनिट उठाने के बजाय जो ओवरऑल वो एक सिंगल यूनिट है उसके ऊपर कमेंट किया। उसने बोला यार ये हाथी तो बहुत बड़ा है, उसने पूरे हाथी को एक यूनिट मान ली, बहुत बड़ा है, ये हाथी ग्रेइश है, थोड़ा सा ग्रे वाइटिश है, ये हाथी बहुत सुंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इन दोनों की एनालिसिस में, इन दोनों की स्टडी में डिफरेंस क्या था? इनकी स्टडी में डिफरेंस ये था कि एक ने तो सिर्फ यूनिट को उठा के देखा और उस यूनिट पे कमेंट करता गया जिससे हाथी के बारे में समझ में आया। दूसरी तरफ उसने पूरे के पूरे हाथी को एक ही यूनिट मान के उसकी स्टडी करी। उसने बोला हाथी यार स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग होने का कारण बताओ, ठीक है। जो दूसरी तरफ उसने बताया कि यार इसके टस्क बहुत अच्छे हैं, इसकी ट्रंक बहुत अच्छी है, जो कारण बन सकता है उसके स्ट्रॉन्ग होने का। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पूरी की पूरी इकोनॉमी का एक यूनिट उठा के देखते हैं तब वो माइक्रो स्टडी बन जाती है, और जब पूरी की पूरी इकोनॉमी के ऊपर कमेंट करते हैं, उसकी स्टडी बैठाते हैं, तो वो मैक्रो यूनिट बन जाती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ इंडियन इकोनॉमी का, अगर मैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में बोलूँ, यार इंडियन इकोनॉमी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडियन इकोनॉमी में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर मैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में कमेंट कर रहा हूँ, उसकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, उसको एक यूनिट मान के बोल रहा हूँ, तो वो क्या बन जाती है? मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी। वेरियस मैं ये बोल रहा हूँ यार कंज्यूमर्स की ये बड़ी दिक्कत है, कंज्यूमर्स को मार्केट में आज के डेट पे प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहे, बड़ी दिक्कत आ रही है ट्रांसपोर्टेशन में, बड़ी दिक्कत आ रही है सप्लाई चेन में, बड़ी दिक्कत आ रही है प्रोड्यूसर्स को स्टॉक करने में, मार्केट तक डिस्ट्रीब्यूशन करने में। तो जब मैं एक एक यूनिट के बारे में बात कर रहा हूँ, कंज्यूमर के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, सप्लाई चेन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं एक यूनिट के बारे में बात कर रहा हूँ, कंज्यूमर्स के बारे में, प्रोड्यूसर्स के बारे में, सप्लाई चेन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो जब भी हम किसी इंडिविजुअल यूनिट को पढ़ते हैं और उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में बताते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी बन जाती है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों का कि यहाँ पे आप किसी एक इंडिविजुअल यूनिट को उठा के देखेंगे, उस इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करेंगे जिससे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा। यहाँ पे पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात होगी, यहाँ पे पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट मान के स्टडी की जाएगी। सो यहाँ पे अगर हम स्मॉल यूनिट बोलते हैं, लार्ज यूनिट बोलते हैं, तो ये रिलेटिव नहीं है, ये साइज़ के बारे में कमेंट नहीं कर रहा। स्मॉल का मतलब है एक यूनिट और एक यूनिट की एनालिसिस जिससे पूरी इकोनॉमी में फ़र्क पड़ रहा है। लार्ज का मतलब है कि पूरी की पूरी यूनिट को एक साथ ध्यान में रखते हुए एनालिसिस किया गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट इसका ये कहता है कि इसके जो कुछ वेरिएबल्स होते हैं, इसके वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल होते हैं। इंडिपेंडेंट, इंडिविजुअल वेरिएबल्स लाइक इंडिविजुअल डिमांड ऑफ वन इंडिविजुअल कंज्यूमर इन द मार्केट, दूसरी तरफ इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, प्राइसेस ऑफ ओनली वन कमोडिटी। तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े जाते हैं, जिसके बारे में अब हम अपनी बुक में पढ़ेंगे। दूसरी तरफ यहाँ के जो वेरिएबल्स होते हैं वो एग्रीगेट होते हैं, वो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये एग्रीगेट होते हैं, ये लमसम होते हैं एग्रीगेट वेरिएबल्स। लाइक यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड थी, यहाँ पे आपको मिलेगी एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि ओवरऑल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जितने भी लोग, जितने भी गुड्स की एक्चुअल में मनी वैल्यू की डिमांड कर रहे हैं वो एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पे इंडिविजुअल थी, यहाँ पे एग्रीगेट नहीं थी, एक ही यूनिट की बात हो रही थी, यहाँ पे पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है। लाइक सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई, ये पूरे के पूरे सारे प्रोड्यूसर्स का जो क्या है सप्लाई है, जो उन्होंने गुड मनी वैल्यू गुड्स की इकोनॉमी में बना के रख रखी है। ठीक है, प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी माइक्रो एनालिसिस है, लेकिन जनरल प्राइस लेवल या फिर इन्फ्लेशन ये मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है। प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल, अगर मैं एक कमोडिटी की बात करूं, उसकी प्राइसेस की बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक है। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूरा जनरल प्राइस लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, लेवल ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी की बात करूं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी बन जाता है। ठीक है, सो लास्ट पॉइंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ प्राइसिंग भी कहते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। और इनको कहने का कारण ये है कि माइक्रो इकोनॉमी ये कहता है जब हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, देखो अगर हम इंडिविजुअल कंपोनेंट कंजप्शन को पढ़ रहे हैं, हम इंडिविजुअल कंपोनेंट प्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं, फिर हम इंडिविजुअल कंपोनेंट पढ़ेंगे एक्सचेंज का मतलब मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू क्या करना, एक ट्रांजैक्शन करना जहाँ पे गुड्स के बदले या फिर मनी वैल्यू के बदले एक्सचेंज हो, यूटिलिटी शेयर हो एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब ये चारों इकोनॉमिक फंक्शन परफॉर्म होते हैं अलग अलग और इनके बीच में एक साइकिल बनती है तो क्या बन जाता है माइक्रो एनालिसिस। और आप सोचो कि जब मार्केट में एक्चुअल में डिमांड और सप्लाई कोरिलेट होगी तो हमको एक्चुअल में प्राइसेस पता चलती हैं। जब डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस ऊँची होंगी, जब डिमांड कम होगी और सप्लाई क्या होगी ज़्यादा तो प्राइसेस कम होंगी। ये चीज़ हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे हमको और क्लियर होंगे, लेकिन अभी के लिए आपको दिमाग में क्या रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ प्राइसिंग इसलिए कहा जाता है, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं, उन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को जब आपस में रिलेट किया जाता है तो किसी एक कमोडिटी की प्राइस डिटरमाइन होती है। जब हम कंज्यूमर्स के एक एलिमेंट डिमांड को निकालेंगे, प्रोड्यूसर्स के एक एलिमेंट सप्लाई को निकालेंगे और डिमांड और सप्लाई को एक मार्केट के जरिए, एक्सचेंज के जरिए कोरिलेट करेंगे तो क्या पता चलेगी, ये पता चलेगी कि वो कमोडिटी एक्चुअल में लोग उसके लिए कितना पैसा देने के लिए रेडी और प्रोड्यूसर उसके लिए कितना पैसा लेने के लिए एक्सेप्ट। तो एक क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम बनेगा, इक्वेशन बनेगी और उस कमोडिटी की प्राइस डिटरमाइन होगी। दूसरी तरफ जब हम पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, हम पूरे के पूरे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कंसिडर करते हैं जो पूरी की पूरी इकोनॉमी में क्या है सेम है, तो ऑब्वियसली उन सभी वेरिएबल्स को स्टडी करके हम उस इकोनॉमी की इनकम लेवल जो नेशनल इनकम है, उस इकोनॉमी का ओवरऑल आउटपुट और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो ये चीज़ें आपको और भी ज़्यादा क्लियर अच्छे से होंगी जब हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको बस इतना बात ध्यान में रखने के लिए ज़रूरी है।